आप लोगों का टॉपिक चल रहा है राव मालदेव। राव मालदेव के बारे में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से राव मालदेव ने मारवाड़ के एक बड़े भूभाग को अपने अधीन कर लिया। मालदेव के समय में राजपूताने का सबसे महत्वपूर्ण सबसे शक्तिशाली राजा राव मालदेव था। राव मालदेव ने हुमायूं को सहायता के लिए बुलाया, लेकिन हुमायूं के समय पर न आने के कारण उसने हुमायूं को सहायता न दी और हुमायूं को वापस लौटना पड़ा। शेरशाह के साथ उसका गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, जिस युद्ध में से मालदेव पलायन कर गया और शेरशाह से मालदेव के सेनानायकों जेता और कुपा ने युद्ध किया और वो लोग युद्ध करते हुए मारे गए। शेरशाह के युद्ध में विजय हुई और शेरशाह ने मारवाड़ की राजधानी जोधपुर पर अधिकार कर लिया। लेकिन शेरशाह जोधपुर पर अधिकार करने के बाद बहुत अधिक समय तक जी नहीं पाया। 22 मई 1544 को कालिंजर घेरे के समय में बारूद फटने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह का पुत्र इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा और जैसे ही मालदेव को ये पता चला कि शेरशाह की मृत्यु हो गई, मालदेव ने अफगानों को मारवाड़ से भगाने की तैयारी कर ली। सबसे पहले 1546 ईस्वी में मालदेव ने जोधपुर पर आक्रमण किया। अफगानों ने मांगेसर नामक स्थान पर अपना थाना बना रखा था, उस जगह मालदेव ने आक्रमण किया। अफगान सैनिक मारे गए, मालदेव विजयी रहा और उसी के बाद वो जोधपुर पर गया और इस तरह से उसने अपनी राजधानी जोधपुर को जीत लिया। जुलाई 1546 ईस्वी में मालदेव का अधिकार जोधपुर पर हो गया था। अब जोधपुर पर अधिकार करने के बाद उसने धीरे धीरे अपने मारवाड़ के सभी क्षेत्रों पर प्रयास करने शुरू कर दिए। सुमेल के युद्ध में फलौदी के सरदार राम ने मालदेव का साथ नहीं दिया था। उसने सैनिक सहायता मांगी, उसने नहीं दी। तो और इस समय फलौदी पर राम के छोटे भाई डूंगर सिंह का शासन था। मालदेव ने डूंगर सिंह को जोधपुर बुलाकर धोखे से बंदी बना लिया और फलौदी पर आक्रमण कर फलौदी पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद सातलमेर दुर्ग का घेरा डाला। वहाँ भी यही था कि यहाँ के जो महाजन थे उन्होंने शासकों के विरुद्ध उससे सहायता मांगी थी। मालदेव की सेना ने दुर्ग घेर लिया और इस प्रकार यहाँ का जो राजा था जैतलमर्ग मालदेव को दुर्ग सौंपकर अपनी ससुराल जैसलमेर चला गया। मालदेव ने सातलमेर के दुर्ग को तोड़वाकर यहाँ पर पोखरण का दुर्ग बनवाया। पोखरण का नया दुर्ग बनवाया। जैतमल ने जैसलमेर की सहायता से पोखरण पर आक्रमण किया, लेकिन जैतमल पराजित हुआ और इसके बाद मालदेव ने राव भीवा को पराजित करके बाड़मेर और कोटरा पर अधिकार कर लिया। और इस आक्रमण का कारण था कि यहाँ के राजा ने मालदेव के सातलमेर अभियान के समय मालदेव के डेरे से ऊँट चुराकर उसे क्रोधित कर दिया था। ये सारी विजय मालदेव ने 1550 ईस्वी तक संपन्न कर ली। 1552 ईस्वी में मालदेव ने जालौर को जीता, लेकिन कुछ समय बाद जालौर पर बिहारी पठानों का अधिकार हो गया। 1553 में मालदेव ने 52-53 में जैसलमेर को जीत लिया, क्योंकि जैसलमेर के राजाओं ने जैतमल और भीवा को सहायता दी थी। जैसलमेर के राजा राव लूणकरण ने एक संधि कर ली और उसने मालदेव की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद मालदेव ने मेड़ता पर आक्रमण किया। 1553 में मेड़ता पर आक्रमण किया, 1553-54 में, लेकिन मेड़ता के राजा जयमल ने, वीरमदेव का पुत्र था जयमल ने बीकानेर के कल्याणमल की सहायता ली और मालदेव को बुरी तरह पराजित कर दिया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि मालदेव ने जो इतनी विजय की थी, उनके बाद ये जो पराजय थी वो पहली बार मालदेव को असफलता का सामना करना पड़ा था। अब इसके पश्चात मालदेव ने 1557 ईस्वी में पुनः मालदेव जालौर पर आक्रमण किया और उसके पश्चात जालौर हरमाड़ा के युद्ध में हरमाड़ा युद्ध के बाद मालदेव ने मेड़ता पर आक्रमण कर दिया और जयमल बिना किसी प्रतिरोध के मेड़ता से भाग खड़ा हुआ और इस प्रकार से मेड़ता जो था 1557 में फिर से इसके अधीन आ गया। मेड़ता आक्रमण से पहले ही हरमाड़े का युद्ध हुआ। हरमाड़ा का युद्ध जो था वो एक तरह से अजमेर को जीतने के लिए हुआ था। 24 जनवरी 1557 को मालदेव और अजमेर का हाजी खां
अजमेर के हाजी खां को उस समय मेवाड़ की और मेड़ता के जयमल इन दोनों की सहायता मिली थी। हरमाड़ा में संयुक्त सेना जो थी वो पराजित हुई, मालदेव की विजय हुई और इस प्रकार से मालदेव मेड़ता भी जीतने में विजयी हुआ और साथ ही अजमेर पर भी उसका अधिकार हो गया। अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्र पर उसका अधिकार हुआ। हालांकि बाद में हाजी खां ने इन समस्त क्षेत्रों पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। इस तरह से मालदेव ने मारवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। एक बड़ा साम्राज्य जो था वो मालदेव का स्थापित हो गया। लेकिन इसी समय में हुमायूं की मृत्यु हुई जनवरी 1556 में और अकबर का राज्याभिषेक हुआ। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित करके पुनः दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जब अकबर ने आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया तो अकबर ने ही जो हाजी खां था, हाजी खां के विरुद्ध अपनी सेनाएं भेज दी। अजमेर को जीतने के लिए हाजी खां अजमेर से जैतारण आ गया और मुगल सेना जैतारण तक पहुंच गई। मालदेव इस समय मुगलों से युद्ध करने की स्थिति में नहीं था, इसीलिए जैतारण के लिए रक्षा के लिए सेना भी नहीं भेजी और मुगलों ने जैतारण पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार मुगल सत्ता का मारवाड़ में प्रवेश हो गया। मालदेव से परास्त होने के बाद ये कहा जाता है कि मेड़ता का जयमल राठौर अकबर की शरण में पहुंचा और उसने मेड़ता दिलवाने की प्रार्थना की। अतः अकबर ने सरफुद्दीन हुसैन मिर्जा को जयमल के साथ मेड़ता की विजय के लिए भेज दिया। जब उसने मेड़ता की विजय के लिए भेजा तो मुगलों की आगमन की सूचना मिलते ही मालदेव ने अपने पुत्र चंद्रसेन के नेतृत्व में मेड़ता एक सेना भेजी। लेकिन उसने ये कहा था चंद्रसेन को कि यदि शत्रु की सेना को शक्तिशाली देखे तो बिना लड़े ही लौट आए। चंद्रसेन ने जब ये देखा कि मुगल सेना शक्तिशाली है तो वो बिना लड़े ही वापस आ गया। लेकिन दुर्ग रक्षक देवीदास ने बिना लड़े दुर्ग देना स्वीकार नहीं किया और एक दीर्घकालीन घेरे के पश्चात मेड़ता पर मुगलों का अधिकार हो गया। अकबर ने मेड़ता जयमल को सौंप दिया। जयमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और इस प्रकार मेड़ता भी मालदेव के हाथ से निकल गया। राजस्थान के विभिन्न राजा इस समय में मुगलों के समक्ष अपनी स्वतंत्रता अर्पित कर रहे थे। ऐसे ही समय में 7 नवंबर 1562 ईस्वी को मालदेव की मृत्यु हो गई और मालदेव की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का एक सुयोग्य राजा जो था, या ये कह सकते हैं मारवाड़ का जो दीपक था वो मध्यम रोशनी की ओर जाने लगा। एक चंद्रसेन का ही नाम हम इस संदर्भ में सुनते हैं जिसने मुगलों के साथ संघर्ष किया दीर्घकाल तक। उसके पश्चात मारवाड़ के राजाओं ने मुगलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अब बात करते हैं मालदेव के मूल्यांकन की। मालदेव ने जीवन पर्यंत यानी कि अपने पूरे जीवन में केंद्रीय सत्ता रूपी विभिन्न शक्तियों के साथ प्रतिरोध किया था। उसने इन शक्तियों के साथ अनेक रूपों में सहयोग रखा, लेकिन विभिन्न रूपों में उसने विरोध की नीति अपनाई। सहयोग की नीति राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थी। उसकी ये जो नीति थी, उस नीति के कारण ही उसके जितने भी भाई बंधु इत्यादि थे उन सबके साथ भी उसकी सर्वोच्चता की जो नीति थी उसके कारण जो उसके भाई बंधु थे वो भी उसके विरोध में आ गए। जैसे जब राजा बना था केवल जोधपुर, मंडौर और सोजत के परगने थे, लेकिन अपनी विजयों से उसने अपनी जो सीमाएं थी वो हिंडौन, बयाना, फतेहपुर सीकरी और मेवात तक फैला दी। उसके राज्य में 58 परगने थे। 52 युद्धों में उसने सफलता प्राप्त की। सुमेल के युद्ध में उसने युद्ध नहीं किया और मेड़ता के युद्ध में वो परास्त हुआ था, असफल हुआ था। एक सेनानायक के रूप में मालदेव पराक्रमी और कुशल सेनानायक था, कूटनीतिज्ञ था, लेकिन हम उसे पूरी तरह कूटनीतिज्ञ नहीं कह सकते। जब उसने हुमायूं को सहायता नहीं दी तब उसकी कूटनीतिज्ञता दिखाई देती है कि वो शेरशाह की बढ़ती हुई शक्तियों से अवगत था और इसीलिए उसने हुमायूं को समय पर सहायता नहीं दी और इस प्रकार से उसने अपने राज्य को बचा लिया। जैसे अकबर ने मेड़ता और जैतारण पर आक्रमण किया तब भी उसने अपने राज्य को बचाने का प्रयास किया। अब बात करते हैं उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की। यहाँ मैं अलग से सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात कर रही हूँ क्योंकि मालदेव के मूल्यांकन में भी हम इन्हें स्वीकार कर सकते हैं। मालदेव भी कुंभा की तरह से एक बढ़िया निर्माण करता था। मालदेव ने कुंभाकालीन स्थापत्य कला पद्धति और मुस्लिम स्थापत्य शैली इन दोनों को मिक्सर करके अपना निर्माण कार्य करवाया। उसके प्रमुख निर्माण कार्य थे जोधपुर नगर में किले के झरण, रानीसर तालाब, नाडौल का परकोटा, भाद्राजून, पोकरण, सोजत,
और फलौदी नगर के कोट का मतलब होता है वहाँ छोटे छोटे दुर्गों का निर्माण कराया। पीपलोद, कुंडल मेड़ता के अंतर्गत आता है में मालगढ़, रिया, दुनाड़ा, पीपाड़, गुदवो, रायपुर कुंडल में कोटड़ियाँ यानी बहुत छोटे किले, सिवाड़ा, अजमेर, बीकानेर के किलों का निर्माण कार्य कराया। जोधपुर किले में अचला शिवराजोत, त्रिलोकसी, बरंगा जोत, माली जोधावत, जेसा भाटी आदि की छतरियाँ उसने बनवाई। मंडौर में रावगंगा का देवल बनवाया। जोधपुर शहर का परकोटा और जोधपुर किले का परकोटा ये उसके समय में बनवाया। इनमें ये कहा जाता है मंडौर में रावगंगा का जो देवल है वो उसके समय की सबसे उत्कृष्ट कृति है। इसकी नक्काशी बहुत सुंदर है। इसी प्रकार से जोधपुर शहर में प्रवेश के लिए उसने नए नए दरवाजे बनवाए। मालदेव के समय अधिकांश भवन लाल रेतीले पत्थरों के बने थे, वे सादगी युक्त थे। मालदेव ने तारागढ़ में दुर्ग में पानी की कमी को दूर करने के लिए पैर से चलने वाले रहट से पानी ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था की और इस प्रकार से उसने अपने निर्माण कार्यों को पूर्ण किया। साहित्य के आश्रयदाता के रूप में हम देखें तो उसके दरबार में कवि, लेखक और विद्वान थे। साहित्यकारों को उसने प्रेरणा और प्रोत्साहन दी और उन्होंने भी बहुत सी रचनाएं लिखी। अधिकांश कवि चारण जाति के थे जिन्होंने डिंगल रचनाएं लिखी हैं और वे रचनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण हैं क्योंकि वो राजाओं के गुणगान के लिए लिखी जाती हैं। निष्पक्ष इतिहास के लिए बहुत अधिक सावधानी से उनका अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है। डिंगल साहित्य के क्षेत्र में ओसिया के दोहे, मेहा बीटू के दोहे, अल्लूनाथ कविया के छप्पय एवं गीत, आशानंद बारहट के गीत, आशा दोतावत के छंद तथा रूपक, बारहट ईसरदास के दोहे, सोरठे और गीत, चारण कर्णीदान रत्नों के छप्पय आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। मालदेव के समय जैन लेखकों ने भी रचनाएं लिखी जिनमें महात्मा नरसेन द्वारा लिखित जिनरात्रि कथा, पद्य साहित्य में वेली साहित्य प्रमुख है। डिंगल भाषा में वेली साहित्य में दूधो विसराल द्वारा रचित रतन सिंह रीवेली और अको भाड़ोत द्वारा रचित देईदास चेतावत की वेली प्रमुख है। संस्कृत भाषा में ये कहा जाता है श्री लघुस्तवराज की संस्कृत टीका इस काल में लिखी गई। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मालदेव ने भी बाला त्रिपुर सुंदरी के प्राचीनतम स्त्रोतों पर एक संस्कृत टीका लिखी थी, लेकिन कई विद्वान ये मानते हैं कि वो इसका लेखक नहीं था। इस प्रकार से मालदेव मारवाड़ का एक सुयोग्य राजा था। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ की और वर्णन करूँगी। मालदेव और रूठी रानी, राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ये रूठी रानी कौन थी? जैसलमेर के राजा की पुत्री थी जिसका नाम था रानी उम्मादी। ये कहा जाता है कि मालदेव का उसके साथ विवाह हुआ, लेकिन विवाह की रात मालदेव रासरंग में इतना लीन हो गया कि उसे रानी के पास जाने का ध्यान नहीं रहा और जब रानी ने दासी को उसे बुलाने के लिए भेजा तो उसने दासी के साथ ही वो दासी पर ही आसक्त हो गया और इसीलिए रानी उम्मादेव उससे रूठ गई और इतिहास में उन्हें रूठी रानी के नाम से कहा जाता है। बाद में उम्मादे ने मालदेव के बड़े लड़के राम को गोद लिया और मालदेव की मृत्यु के बाद उसकी पगड़ी को लेकर वो सती हो गई। इसके अलावा भी मालदेव की विभिन्न रानियों का भी अनेक बार हमें उल्लेख प्राप्त होता है। वस्तुतः यह है कि मालदेव ने बहुत अधिक विवाह किए थे। श्री अभय जैन ग्रंथ बीकानेर में एक हस्तलिखित गुटका उपलब्ध है जिसमें ये लिखा हुआ है मालदेव के बारे में कि मृत्यु के समय जब मालदेव को आंगन पर लिटाया गया तो उसने कहा, मैंने 4 भूलें की। एक तो मैंने बुर्ज में यानी कि किले में औरत को चुनवा दिया, दूसरी सातलनेर का दुर्ग ध्वस्त कर पोकरण में दुर्ग बनवाया, तीसरी मैंने अपने भाई बंधुओं को मारा और उनसे विजित भूमि भी नहीं रही, और चौथी बादशाह शेरशाह आया और बिना लड़े ही रणक्षेत्र से मैं निकल गया। इन 4 भूलों के कारण ही मुझे कष्ट भोगने पड़े। वस्तुतः मालदेव को राजस्थान के इतिहास में एक प्रसिद्ध राजा कहा जाता है। अब इसके बाद मैं कुछ चीज़ों पर आपकी नज़र पड़वाना चाहती हूँ जो कि मालदेव से संबंधित हैं और वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। मारवाड़ का राजा मालदेव रावगांगा का पुत्र था। मालदेव का विवाह जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री उम्मादे से हुआ जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक तथा फरिश्ता एवं बदायूनी खां ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। मालदेव का राज्याभिषेक सोजत पाली में हुआ। उस समय दिल्ली में हुमायूं का शासन था। मालदेव को 52 युद्धों का नायक 18 परगनों के रूप में प्रतिष्ठित माना गया है। इन्होंने पाहोपा या साहिबा के युद्ध में
1541 में बीकानेर के राव जैतसी को हराया। गिरी सुमेल या जैतारण सुमेलगिरी के युद्ध में 5 जनवरी 1544 को शेरशाह सूरी ने बड़ी मुश्किल से मालदेव को पराजित किया। तब शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस युद्ध में मालदेव के सेनानायक जेता व कूपा मारे गए। फिर मालदेव ने सिवाना दुर्ग में शरण ली और यह दुर्ग राठौड़ों की शरणस्थली रहा। सुमेलगिरी युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता बीकानेर के राव कल्याणमल ने की थी। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी व हुमायूं के मध्य हुआ था। मालदेव ने शेरगढ़ दुर्ग, धौलपुर, सोजत का दुर्ग पाली, मालकोट का किला, मेड़ता नागौर, पोखरण का दुर्ग जैसलमेर का निर्माण करवाया। धन्यवाद।